अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम एक्सपीएस पर जो डिस्कशन है उसे फ़र्दर आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम एक्सपीएस को डिस्कस कर रहे थे और हमने ये कहा था कि जो एक्सपीएस है ये एलिमेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। उनके कौन से एलिमेंट मौजूद हैं एंड देन उनको क्वांटिफाई करके बताता है कि कौन सा एलिमेंट कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। फिर हमने इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया था और फिर वहाँ पे हमने ये बात की थी कि जो एक्सपीएस है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्वेश्चन वहाँ पे पैदा होता था वो ये था कि जो कोर इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, वाई नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये दो वजूहत हैं, बड़ी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये खालिस सिंसियर नहीं होता इस एटम से, यानी ये इसकी यारी ना सिर्फ एक इस एटम से होती है बल्कि इसके साथ जो दूसरा एटम पड़ा होता है उसके साथ भी होती है। और ये जो दोस्ती है, ये जो याराना है, ये बाय थ्रो केमिकल बॉन्डिंग होता है। कोई केमिकल बॉन्ड, कोई कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली इसने बनाया होता है। अब जो खालिस ना होना तो हम उसको लिफ्ट नहीं कराते। इसी वजह से ये जो एक्सपीएस है ये भी इस इलेक्ट्रॉन को लिफ्ट नहीं कराता बल्कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस एटम से बिल्कुल सिंसियर होते हैं, इस न्यूक्लियस से बिल्कुल सिंसियर होते हैं और यही इस न्यूक्लियस या इस एटम की पहचान होते हैं। जो खालिस होते हैं वही उसकी पहचान होते हैं। तो अब एक्सपीएस में हम इन इलेक्ट्रॉन को एक्सरेज से टारगेट करते हैं ताकि ये जब इलेक्ट्रॉन निकलें तो ये इस न्यूक्लियस की हमें पहचान दें। एक बड़ी वजह तो ये है कि ये, अब इसको मैं अगर ठीक सेंटेंस में रखूं तो वो ये है कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन हैं ये करेक्टरिस्टिक्स बाइंडिंग एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं इस न्यूक्लियस के साथ, और जो एक्सटर्नल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये बाइंडिंग एनर्जी के साथ इस न्यूक्लियस के साथ जुड़े भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कहीं और भी जुड़े होते हैं। अगर आप इन्हें रिमूव करेंगे तो ये इस एटम की इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ दूसरे एटम की इन्फॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट करेगा, जिसकी वजह से मसला हो जाएगा दुरुस्त आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। इस वजह से हम इसे करते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो हम मोस्टली एक्सपीएस में एक्सरे सोर्स यूज़ करते हैं वो या तो एल्यूमिनियम होता है या मैग्नीशियम होता है। एल्यूमिनियम के अल्फ़ा या मैग्नीशियम के अल्फ़ा, इन दोनों की जो एनर्जी है वो कंपैरेबल टू दिस बाइंडिंग एनर्जी होती है और इस बाइंडिंग एनर्जी को ही बुनियादी तौर पे हम एक्सपीएस स्पेक्ट्रम में बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी देखते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमें एलिमेंट की कंपोजिशन बताती है। दैट्स वाई हम इंटरनल इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं और इनकी जो करेक्टरिस्टिक, ये जो एक्सरेज आ रहे होते हैं इनकी एनर्जी कंपैरेबल टू होती है कि ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन के जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे। तो इस वजह से दो ये बड़ी वजूहात हैं, लेकिन जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो पहले मैंने आपको बताई है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये इन्फ्लुएंस होता है अदर एटम से, इस वजह से हम उससे इंफॉर्मेशन नहीं लेते। अब हम कुछ दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। देखिए, आप यूँ समझें कि ये एक न्यूक्लियस है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन। इसके बाहर ये एक शेल पड़ा है जिसको आपने कहा हुआ है पहला शेल है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये वाली जो स्टेट है, इस स्टेट में जो एटम पड़ा है इसे हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को ये इसके कशिश में है, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की गिरफ्त में है। अगर आप चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो आपको इस एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इस एनर्जी देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगा ऐसा मुमकिन है कि इसकी गिरफ्त वीक होती जाए, लेकिन ये न्यूक्लियस इसे छोड़ेगा नहीं, इसकी एनर्जी मौजूद होगी। लेकिन जैसे ही आप वापस जाते जाएंगे यहाँ पर इसकी गिरफ्त, जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को दूर लेके जाएंगे इसकी गिरफ्त कमज़ोर होती जाएगी और एक पॉइंट यहाँ आएगा कि ये इसकी आखिरी लिमिट होगी। अब ये अगर इसका हाथ छोड़ेगा तो ये कुएं में गिर जाएगा। कुएं में गिर जाने का मतलब ये है कि ये इस न्यूक्लियस की गिरफ्त से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट से अब थोड़ी सी एनर्जी, बिल्कुल मामूली सी एनर्जी ज़्यादा करेंगे, आप नहीं करेंगे बल्कि एक्सरे वेव्स अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की गिरफ्त से निकल जाएगा। जब ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की गिरफ्त से निकल जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स ये वाला इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाएगा और न्यूक्लियस जो है अपने ऊपर एक चार्ज अपीयर कर लेगा जो कि इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से होगा। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें डिफाइन करने लगे कि ये जो कशिश थी इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो कशिश थी ये एक फोर्स थी
जिसने इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड किया हुआ था। ये बाइंडिंग फोर्स होगी। इसको ख़त्म करने के लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं बाइंडिंग फोर्स को, उसे हम कहते हैं ये बाइंडिंग एनर्जी है। और इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से जब आप ये इसे आज़ाद कर देते हैं तो ऑफ कोर्स फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को डिफ़ाइन करना था। और मेरा ये ख्याल है कि हम तकरीबन कामयाब हो चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। अब हम चलते हैं आगे। ये है एनर्जी लेवल। यहाँ पे हम एक चीज़ और डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो कि वर्क फंक्शन है। होता यह है कि आपका सैंपल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी एक्सरे वेव आई और यहाँ पर इसके तकरीबन 1 नैनोमीटर तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकालती है इस सैंपल से। जैसे ये वेव आई और यहाँ पे इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम के शेल से तो निकल गया, यानी बाइंडिंग एनर्जी से तो रिमूव हो गया, लेकिन इसके ऊपर कुछ मटेरियल और मौजूद है। अब इस मटेरियल से भी इसे इस सरफेस तक निकलने के लिए एनर्जी दरकार होगी, क्योंकि स्कैटरिंग होगी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी स्कैटर विद डिफरेंट एटम। पॉसिबल है ना। और ये अगरचे बहुत कम डिस्टेंस है, 1 नैनोमीटर होगा मोस्टली, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। लेकिन ऑफ कोर्स इस डेप्थ से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये मीलों का फासला है। तो इसको निकलने के इस इलेक्ट्रॉन का इस सरफेस तक आने के लिए और फिर वापस आगे डिटेक्टर तक जाने के लिए इस एनर्जी की तो ज़रूरत है। जहाँ से इस एटम की सरफेस तक आने के लिए जो एनर्जी यूज़ करता है उसे हम कहते हैं ये वर्क फंक्शन है। ये उसका वैक्यूम लेवल तक आने के लिए इसका वर्क फंक्शन है। और ये वाला जो बाइंडिंग एनर्जी है ये है कि आपने उसको एटम के न्यूक्लियस से आज़ाद कराने में जो एनर्जी लगाई वो बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर ये दो चीज़ें आपके अंडरस्टैंड आपने कर ली हैं तो फिर इस स्लाइड का मकसद कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है XPS में, ये फिर आगे हमें कैसे इंफॉर्मेशन देती है। ये इंसिडेंट रे आई, इंटरनल के शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला। इलेक्ट्रॉन ये वैक्यूम लेवल है, ये यहाँ से निकालने के लिए जो उसे एनर्जी लगाई उसने वो ये वाली है बाइंडिंग एनर्जी। और फिर यहाँ से इस सरफेस तक यानी वैक्यूम लेवल तक आने के लिए ये जो इसने यहाँ पर जो इंटरेक्शन की ये वाली जो एनर्जी उसकी कंज्यूम हुई, इसको इसने कहा ये वर्क फंक्शन है। अगर आप इस एनर्जी और इस वर्क फंक्शन को सारे को इसकी इनिशियल एनर्जी जो कि HV है, ये जो एक्सरे शुरू में आ रहा है HV एनर्जी, उस HV से ये वाला फैक्टर ये जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसे निकाल दें तो बाकी ये वाली जो जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा टू डिटेक्टर, यहाँ डिटेक्टर लगे होंगे, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे माइनस बाइंडिंग एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये इस स्लाइड का मकसद था। अब जो XPS स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये कहता है कि ये जब आप इसका इमेज आता है वो इस तरह का होता है कि इसके X एक्सिस पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसके Y एक्सिस पे आपके पास होता है इंटेंसिटी होती है। और उसमें से हर एक पीक दो चीज़ें बता रही होती है। एक पीक बता रही होती है, हाँ जो पीक आ रही होती है वो हमें बता रही होती है कि ये कौन से एलिमेंट की है, और दूसरा ये बता रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये किस शेल से आ रहा है। इसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ दिखाता हूँ कि ये कैसे, ये देखें ये आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पर आपके पास काउंट्स हैं। अब ये वाला बता रहा है कि ये एल्युमिनियम का एटम है, ये 2p जो इसका शेल है या सब शेल है वहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ये बता रहा है कि एल्युमिनियम आपके सैंपल में प्रेजेंट है। सिमिलरली ये एल्युमिनियम 2s हमें ये बता रहा है कि ये बाइंडिंग एनर्जी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये 2s शेल से आ रहा है और एल्युमिनियम से आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन 1s से मुराद ये है कि कार्बन का एटम भी मौजूद है आपके सैंपल में, ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बता रही हैं ये वाले स्पेक्ट्रल लाइन से कि कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ये वाले आगर इलेक्ट्रॉन पीक्स हैं। आगर इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होता है जब एटम अनस्टेबल होता है, तो ऑफ कोर्स उससे दोबारा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अनस्टेबल होता है। दोबारा स्टेबिलिटी के लिए आने के लिए उसके पास या वो आगर इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है या वो एक्सरे जनरेट करता है। तो आगर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अगर आप हटा दें उसे, लेकिन ये चूँकि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है तो ये आगर इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ये वो अलग पीक्स हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स पीक्स होती हैं वो KLL यानी ऑक्सीजन और कार्बन है। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द वर्किंग ऑफ XPS। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो XPS मशीन है उसका किस तरह का सेटअप होता है। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।